नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा की। 2 दिन की कुवैत यात्रा पर कल प्रधानमंत्री रवाना हुए थे और आज उनकी यात्रा का दूसरा और अंतिम दिन है और ये एक ऐतिहासिक यात्रा मानी जा रही है। और आज का दिन, चूंकि ये दूसरा और अंतिम दिन है, आज का दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रहेंगे प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री मोदी को बाइन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा और कुवैत सरकार और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की इस कुवैत यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही ये यात्रा दोनों देशों के बीच पारंपरिक दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुवैत में भारतीय समुदाय की एक बड़ी संख्या है और प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा भारत और खाड़ी देशों के रिश्तों को भी और मजबूती प्रदान कर सकती है। इस दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। दोनों देशों के बीच हम जानते हैं कि व्यापार की बात करें, ऊर्जा की बात करें, पहले से ही बड़ा व्यापार है, लेकिन अब रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग और आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कल कह चुके हैं कि हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, हमें नॉन ऑयल ऑप्शंस को भी देखने की जरूरत है। ये तमाम बातें जो कल प्रधानमंत्री की ओर से कही गई हैं, वो सब कहां तक धरती पर उतरती नजर आएंगी। कल प्रधानमंत्री ने एक वहां पे महत्वपूर्ण साक्षात्कार भी दिया, जहां पर इन्हीं बिंदुओं को दोबारा से रेखांकित भी किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत के दौरे के दूसरे दिन शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री को कुवैत सिटी स्थित बाइन पैलेस में औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कुवैत के क्राउन प्रिंस सबाह अल खालिद अल सबाह से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल सबाह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर भी होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का इन्फ्लुएंसर से मिलने का भी कार्यक्रम है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में क्राउन प्रिंस सबाह अल खालिद अल सबाह द्वारा भोज का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के 2 दिन के दौरे पर हैं और 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये कुवैत दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह के निमंत्रण पर कुवैत का ये दौरा कर रहे हैं, जिसको लेकर दोनों देशों की ओर से काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। खासतौर पर जो वहाँ बड़ी संख्या प्रवासी भारतीयों की हैं, उनके बीच भी ना केवल बहुत ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है, बल्कि साथ ही उनको भी इस दौरे से काफ़ी उम्मीदें। हमने देखा कि कल किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहाँ कामगारों के बीच गए और उनसे भी उन्होंने विचार साझा किए, उनके साथ संवाद भी किया, उनकी मुश्किलें भी जानी, उनका हालचाल भी पूछा, जो एक बड़ा संकेत भी रहा न केवल इन प्रवासी कामगारों के लिए बल्कि कुवैत के लिए भी, क्योंकि कुवैत में भी जब जब मुश्किल आती है, कुवैत की सरकार ने हमेशा आगे बढ़कर भारतीय कामगारों का साथ दिया है और भारतीय कामगारों का कुवैत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और दुनिया भर के देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यही कारण है कि अपने विशेष दौरों में वे भारतीय समुदाय के लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद अवश्य करते हैं और उनके हित के बारे में भी सोचते हैं। उनके हित की योजनाएं बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने में भी प्रधानमंत्री पीछे नहीं रहते। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीय तब गर्व की अनुभूति करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी वहां रह रहे भारतीय समुदाय के बीच पहुंचते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत दौरे के पहले दिन मीना अब्दुल्ला क्षेत्र में स्थित एक लेबर कैंप का दौरा किया। उन्होंने कुवैत में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई मौकों पर विदेश में भारतीय कामगारों से मिले हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के रियाद में LNT कामगारों के आवासीय परिसर का दौरा किया। उन्होंने रियाद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऑल वुमेन IT और ITES सेंटर का भी दौरा किया था। 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के दोहा में कामगारों के शिविर का दौरा किया था। 2015 में प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में एक श्रम शिविर का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित और कानूनी प्रवास सुनिश्चित करने की दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रयास ई-माइग्रेट परियोजना है, जिसे 2014 में रोजगार के उद्देश्य से भारतीयों के प्रवास को सुविधाजनक बनाने और कदाचार की गुंजाइश को कम करने के लिए शुरू किया गया था। ये भर्ती प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और पारदर्शी तरीके से संचालित करने में मदद करता है। मोदी सरकार ने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्टर जनरल ऑफ
इमिग्रेंट्स डिवीजन को मजबूत किया है, जो रोजगार के लिए विदेश जाने वाले ECR यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड कैटेगरी पासपोर्ट वाले व्यक्तियों के लिए उत्प्रवास की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करता है। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, पटना और कोची में 5 क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके साथ ही विदेशों में भारतीय श्रमिकों की स्थिति में सुधार की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इस साल कुवैत में आग लगने की घटना में 40 से अधिक भारतीय नागरिक मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई। भारत और कुवैत ने 2021 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच एक निष्पक्ष और संतुलित संबंध स्थापित किया, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय कानूनों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और भारतीय प्रवासियों की स्थिति पर चर्चा की। कतर ने आश्वस्त किया कि श्रम सुधारों से 5 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों की स्थिति में सुधार होगा। हमारे प्रवासी समुदाय की देखभाल करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत ने खाड़ी देशों में अपने श्रमिकों के लिए उच्च वेतन के लिए एक अभियान भी शुरू किया था। भारतीय राजनयिकों ने उच्च जीवन यापन लागत के कारण अपने द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन में वृद्धि की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कई अलग अलग आयाम है इससे जुड़े हुए और अब से कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद आज दिन भर में सबकी नजर लगी रहेगी जब MOUs पर हस्ताक्षर होंगे और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी। प्रधानमंत्री की कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ, अमीर के साथ और क्राउन प्रिंस के साथ भी बैठकें होनी है। तो महत्वपूर्ण दिन है और क्या कुछ संभावनाएं दिखती हैं, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं संजय भट्टाचार्य जी, जो पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय में रह चुके हैं। भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी भी जुड़ी हैं, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से हैं, JNU से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रोफेसर जोशी, मैं आपसे पहला सवाल ये लेना चाहूंगी क्योंकि हम जानते हैं कि कुवैत खाड़ी देश है और खाड़ी देशों को अमूमन हम एक नज़रिए से जो देखते और समझते आए हैं वो ये है कि ये तेल के बड़े उत्पादक देश हैं और हमारे लिए भी तेल के बड़े आपूर्ति करता है, ना केवल तेल बल्कि गैस के लिए भी। और कुवैत की बात करें तो ये छठा आपूर्तिकर्ता अगर तेल का है तो गैस का भी चौथा बड़ा आपूर्तिकर्ता हमारे लिए है। इन सबसे हटकर अगर हम देखें तो इस बार प्रधानमंत्री ने जब कल एक इंटरव्यू दिया था वहाँ के नेशनल डेली को, तो उन्होंने इस बात को सामने रखा कि अब हमें नॉन ऑयल ऑप्शंस को देखना चाहिए। ये जो ऑयल और गैस है, इसके कौन से और ऐसे आयाम हैं जो आपको लगता है प्रधानमंत्री के इस दौरे से परिभाषित हो सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें ऑयल और गैस वैल्यू चेन्स को भी एक विस्तृत तौर पर देखने और उन पर काम करने की जरूरत है। ममता जी, ये जो दौरा है भारतीय प्रधानमंत्री का, ये वर्तमान जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है और खाड़ी देशों की दृष्टि से यदि हम देखें, वेस्ट एशिया में जाकर के देखें तो वहाँ पर दूसरा एक संघर्ष का मैदान खुला हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में जबकि सप्लाई चेन्स बाधित हो रखी हैं और विशेषकर ऑयल एंड गैस के जब हम सप्लाई चेन्स को देखते हैं तो इसमें बहुत सारी जियोपॉलिटिकल इसके डायमेंशंस आ जाते हैं। तो इसको देखते हुए जो कल भारतीय प्रधानमंत्री ने बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ जो हमारी कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन्स हैं उनको रेजिलिएंट बनाना, लेकिन साथ के साथ जो एक वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम किस तरह से जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो नॉन ऑयल एंड गैस बेस्ड रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको हम कैसे और आगे ले जा सकते हैं। इस दृष्टि से भारत और कुवैत बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर्स साबित हो सकते हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है कुवैत भारत का। 10 बिलियन USD से ज्यादा का व्यापार दोनों देशों के बीच में होता है। और यदि हम ऑयल एंड गैस की आपूर्ति की दृष्टि से देखें तो कुवैत जो है वो हमारा छठा प्रोवाइडर है, लेकिन इसे हम और ऊपर के क्रम में ले जा सकते हैं क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें हम देख रहे हैं कि हम रशिया से बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल एंड गैस लेते हैं। अब धीरे धीरे करके जो हमें रिबेट्स मिल रहे थे रशिया से वो कम होते जा रहे हैं। वेनेजुएला की और जब हम देखते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं नॉन वेस्टर्न आइडियोलॉजिकली कंट्री है। और फिर यदि हम उस दृष्टि से देखें तो खाड़ी के जो दूसरे देश है उनका कहीं ना कहीं झुकाव पाकिस्तान की ओर नजर आता है। तो कुवैत एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के बहुत वर्षों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेड,
इन्वेस्टमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुझे लगता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लेकर भारत ने जो सोलर अलायंस और बायोफ्यूल्स अलायंस की स्थापना की है उस दृष्टि से, और ऑयल एंड गैस को लेकर के जो सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाने की बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो ट्रेड की, टेक्नोलॉजी की और ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है इस दृष्टि से दोनों ही देशों की तरफ से आज कुछ महत्वपूर्ण हमारे सामने आ सकता है। जी, और संजय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, देशों के बीच अगर हम देखते हैं तो जो रिश्तों को आगे बढ़ाने की कवायद होती है वो हम देखते हैं कि राष्ट्राध्यक्षों के स्तर से आगे बढ़ते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से नीचे लोगों तक पहुंच पाती है, और ये जो एक बड़े स्तर की परिभाषाएं होती हैं इन्हें गढ़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से बहुत सफल रहे हैं। कुवैत की अगर हम बात करते हैं, जीसीसी का आखिरी देश जहां अभी तक हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए थे, 43 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे, पीएम का भी ये पहला दौरा है। कहां तक आपको लगता है कि जब तेल और गैस की बात करते हैं तो इन पारंपरिक स्रोत से आगे बढ़कर भी क्या हम सोच सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल एक हिंट ये भी दिया था कि हमको ग्रीन हाइड्रोजन, हमको बायोफ्यूल्स जैसे ऑप्शंस को भी और कार्बन को भी कैप्चर करने की नई तकनीक के बारे में भी सोचना होगा। जी, आपने सही कहा है। गल्फ का जो रीजन है उसको हम लोग अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड कहते हैं, और जब किसी इलाके को हम लोग एक्सटेंडेड नेबरहुड कहते हैं तो उसके साथ हमारा जो संपर्क होता है वो बहुत ही घनिष्ठ हो जाता है। और इसमें दो चीज है, क्योंकि गल्फ का इलाका जो है ये हमारा एक बहुत ही ट्रेडिशनल पार्टनरशिप रह चुका है और बहुत सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स रह चुके हैं। लेकिन आज के दिन में जबकि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो ये जो बदलाव आ रहा है दुनिया में वो खाड़ी के इलाके में भी बहुत हद तक आ रहा है। कुवैत ने एक विजन 2035 का ऐलान किया है, और इस विजन 2035 का जो प्लान है उसमें वो लोग जो नए नए प्रोग्राम्स करना चाहते हैं उसमें भी हम लोग शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री का राय ये है कि हमारा जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है जो कि काफी हद तक एनर्जी और मैन पावर पे केंद्रित है, उससे हम लोग को आगे जाना होगा। तो कुछ हम कह सकते हैं कि 3 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसमें हम लोग अपना रिलेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला है जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, एनर्जी में हम लोग वैल्यू और सप्लाई चेन में हम लोग शामिल हो रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल्स का हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। कुवैत शायद इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य बनने वाला है और इससे और आगे हमारा संपर्क बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स का भी बहुत पॉसिबिलिटीज है, इन्वेस्टमेंट्स का पॉसिबिलिटीज है। और दूसरा है कि हमारा जो सप्लाई चेन है, स्टोरेज कैपेसिटी और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हम लोग कहते हैं गैस और ऑयल का, उसका भी हम लोग इसका एक कुवैत के साथ भी शुरू कर सकते हैं। सप्लाई चेन में अप द स्केल एंड डाउन द स्केल जो होता है, जैसे कि रिफाइनरीज हो, कुछ पोर्ट्स का फैसिलिटीज हो, उसमें भी हम लोग इसके बारे में कुवैत के साथ बात कर रहे हैं। सेकंड है जो कि अपना मैन पावर का जो पार्टनरशिप है। मैन पावर के पार्टनरशिप में हम लोग फिर से हमारा मुद्दा है। कल आपने देखा था कि प्रधानमंत्री जी लेबर कैंप गए थे। आपको पता है कि हमारे जो लेबर्स वहां पे गल्फ इलाके में जाते हैं उनमें से बहुत ऐसे होते हैं जो कि लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, और वो कुछ वल्नरेबल कम्युनिटी के भी होते हैं क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल्स उतना हाई नहीं है। इसलिए हमारे सरकार की ओर से ये ऑलवेज एक प्रोग्राम रह चुका है कि हम उनका वेलफेयर और सिक्योरिटी का देखभाल करें। हम लोगों ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है ई-माइग्रेट, जिसके अंतर्गत अभी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, और जो फॉरेन एम्प्लॉयज होते हैं कुवैत के साइड में उनके साथ हम लोग बातचीत में रहते हैं। तो इससे जो हमारा लेबर जाते हैं जो कि लो स्किल कैटेगरी के होते हैं, उनका आमदनी भी बढ़ता है और उनका रहने का भी कुछ सुरक्षित माहौल रहता है। और प्रधानमंत्री को लेबर कैंप में जाने से ये एक क्लियर संकेत है, एक इंडिकेशन है सभी को, एम्प्लॉयर्स हो या हमारे यहाँ से जो जाते हैं, कि हम इस पे निगरानी रख रहे हैं और ये जरूरी है कि ये कंडीशंस को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोऑपरेशन प्रधानमंत्री का ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप है उसमें हम लोग आगे बढ़े।
इसमें भी तीन प्रोग्राम्स हैं। एक है जो कि टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स पे है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन दोनों तरफ में इन्वेस्टमेंट्स का, चाहे वो बायोटेक हो, डेटा के बारे में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, यूनिवर्सिटीज का हो, ये सब मुद्दे पे हम लोग आगे कोलैबोरेट कर रहे हैं। दूसरा है कि कुछ हम लोग रीजनल कोऑपरेशन कर रहे हैं। आज कुवैत जीसीसी का भी नेतृत्व कर रहा है। जीसीसी जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसके साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। रीजनल लेवल पे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स चालू किया है जो कि ना सिर्फ द्विपक्षीय है लेकिन सारे रीजन के लिए है। और ये सब जो इंटीग्रेशन, रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स चेंज बढ़ते हैं, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा है कि जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के मामले में, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो कंसल्टेशंस हो, चाहे वो ग्लोबल साउथ का बात आगे बढ़ाने के लिए हो, तो ये सारे मुद्दे प्रधानमंत्री शायद आज कुवैत के नेतृत्व के साथ बात करेंगे। काफी सारे का भी बिल्कुल संजय जी, और आज सबकी नजर रहेगी जब ये द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी और देखना होगा कि कौन से एमओयूज या समझौतों पर सहमति बन पाती है, क्योंकि यहीं से दोनों देशों के बीच के रिश्तों की नई दिशा भी तय होती नजर आएगी। हमारे साथ कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आज चूंकि बातचीत होनी है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है, तो सबकी निगाहें लगी हैं कि इससे क्या निकलकर सामने आएगा, क्या उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं और प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के ऐसे कौन से बड़े बिंदु हैं जिन पर सबकी नजर लगी है आज? बिल्कुल ममता, इसके लिए देखिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि कुवैत और भारत के बीच में जो संबंध हैं, जो आर्थिक संबंध हैं, वो किस तरह के हैं। कुवैत भारत का एक बड़ा ऊर्जा सप्लायर है, क्रूड ऑयल का सप्लायर है, एलपीजी का सप्लायर है, और उसके अलावा भारत और कुवैत के बीच में जो संबंध है वो फार्मास्यूटिकल्स के जो सेक्टर है उसमें भी वो संबंध काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुवैत में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर सीबीएसई का कुरिकुलम चलता है, तो एजुकेशन के सेक्टर में भी कुछ नया निकल के आ सकता है। और इसके अलावा क्योंकि भारत के कई सारे लोग कुवैत में आकर के काम करते हैं, भारतीय प्रवासी यहाँ पर रहते हैं, तो प्रवासियों से जुड़ा हुआ भी कोई नया समझौता यहाँ पर निकल के आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम मजदूरों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। कल प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर मजदूरों से मुलाकात की थी, तो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए कुछ समझौते भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ममता जी, तो यानी इन सब क्षेत्रों में काम आगे बढ़ सकता है, कुछ नए समझौते नए क्षेत्रों में नजर आ सकते हैं। हमने कल भी देखा जोशी कि किस तरीके से जो प्रवासी भारतीय हैं वो प्रधानमंत्री के साथ जुड़ते नजर आ रहे थे। कल के दिन के बाद आज कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं आपके पास कि प्रवासी भारतीय भारतवंशी जो वहां रहते हैं, ना केवल कामगार बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारे भारतवंशी वहां पे कार्यरत हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इत्यादि। क्या प्रतिक्रियाएं इन लोगों की ओर से आई, खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें संबोधित करते हुए कुछ बड़ी बातें भी सामने रखी? बिल्कुल, कल आपने देखा कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे तो जो भारतीय समुदाय के लोग थे उन्होंने कितने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया, और कई लोगों की आंखों में कल मैंने यहाँ पर आंसू देखे। वो बिल्कुल भाव विभोर हो चुके थे, भावुक हो चुके थे अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका। और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन जो कुवैत के अंदर रहती है, जो यहीं पर कुवैत में भारतीय ऐसे हैं जो यहीं पर पैदा हुए थे, उनके अंदर मैंने ऐसी भावुकता देखी, काफी भावुक थे वो अपने प्रधानमंत्री को अपने नजदीक पा करके। उनका कहना था कि 43 सालों में पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पिछले 10 साल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में है, तब से जो प्रवासी लोग भारत से बाहर रहते हैं उनका मान सम्मान बढ़ा है। पहले भारतीयों को इस नजर से नहीं देखा जाता था, अब भारतीयों को एक अलग नजर से देखा जाने लगा है। और साथ ही साथ उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जो प्रवासी भारत से बाहर दूसरे देशों में रहते हैं उनकी काफी चिंता करते हैं, उसको लेकर भी वो काफी खुश नजर आए। कई सारे प्रवासी अभी आज के दिन भी मुझे, जब मैं कई जगह पे यहाँ पे घूम रहा हूँ, मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं हम प्रधानमंत्री जी से क्या आज भी मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, ये सवाल वो मुझसे पूछ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो कितना अपने प्रधानमंत्री को चाहते हैं और कितना अपने प्रधानमंत्री से वो प्रभावित हैं। उनका कहना है कि ये एक ऐसा नेतृत्व है जो कई सालों में भारत को ऐसा नेतृत्व मिला नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नेतृत्व के तौर पे वो देखते हैं जो विकसित भारत की ओर भारत को ले जा रहे हैं।
कल जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की बात की थी। प्रधानमंत्री ने 2047 के विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसकी बात की थी और उन्होंने कहा था कि प्रवासी भारतीयों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद जब मैंने कई सारे प्रवासी भारतीयों से यहाँ पर बात की, मैंने कहा आपको क्या अच्छा लगा, प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, तो उनका कहना था कि जो प्रधानमंत्री अपने प्रवासी समुदाय की चिंता करते हैं वो उनको बहुत अच्छी लगी। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जिस तरह से भारत को विकसित भारत की ओर आगे बढ़ा रहे हैं वो उनको बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर फिनटेक का उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर स्टार्टअप्स का उदाहरण दिया। तो काफी खुश यहाँ पर जो भारतवंशी हैं वो नजर आए। उनका कहना था कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो कदम उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो कदम उठा रही है, ये भारत को विकसित भारत जी चंद्रशेखर, कह सकते हैं कि जो वहां भारतवंशी उपस्थित हैं वो भारतवंशी प्रधानमंत्री से जरूर उत्साहित तो थे ही, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन से ये उम्मीद करते हैं कि उन्होंने वो संदेश भी लिया होगा कि आप भारत जरूर आइए और कुवैतियों को भी भारत जरूर लेकर आइए। चंद्रशेखर, आप, संजय भट्टाचार्य जी, आप, अंशु जी, आपसे अनुरोध करती हूँ आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको सवाए, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे की। 2 दिन का ये दौरा जिसमें आज दूसरा और अंतिम दिन है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर तो दिया ही जाएगा, साथ ही प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी और यहाँ से क्या आगे किस दिशा में दोनों देशों के संबंध बढ़ते हैं इस पर सबकी नजर है, क्योंकि 43 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे हैं और कुवैत जो कि आज गल्फ काउंसिल का भी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, फाउंडिंग मेंबर है GCC का, यानी गल्फ सहयोग परिषद का, खाड़ी सहयोग परिषद का। तो ऐसे में GCC के मंच पर भी भारत के साथ कुवैत के संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन कुवैत चूंकि हमारा तेल आपूर्ति करता रहा है तो लगातार इस बिंदु पर भी बात आगे बढ़ रही है कि किस तरीके से तेल और गैस से आगे बढ़कर कौन से अन्य क्षेत्र हैं जिनके साथ हम कुवैत के साथ अपने संबंधों को नए आयाम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान से पहले भी इस बात को रखा था कि नया अध्याय दोनों देशों के बीच के संबंधों में सेट होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आगे बढ़ रहा है। और इसमें ये बात जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है कि कुवैत में बहुत बड़ी तादाद चूंकि प्रवासी भारतीयों की है जो वहाँ पे उनके विकास में, देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही आज के भारत और भविष्य में जो हमारी सोच है और कुवैत जो न्यू कुवैत बनाने की दिशा में आगे सोच रहा है, दोनों देश मिलकर एक दूसरे का साथ और साझेदारी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के विकास में और ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। ये तमाम बिंदु ऐसे हैं जिन्हें हमने कल भी सामने रखा और आज जब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी तो बहुत सारे और MOUs कौन कौन से क्षेत्र में सामने आएंगे इस पर भी सबकी नजर है। हमारे साथ इस वक्त कुवैत सिटी से अक्षय डोंगरे हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। अक्षय, अगर हम कुवैत और भारत के रिश्तों की बात करते हैं तो पीपल टू पीपल तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है ही, लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर काम करने की बात हो रही है। हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर भी वहां जाकर वहां के टेंडर्स हासिल करे और वहां जाकर उनके विकास में भी इन्वेस्टमेंट करे। वहां से इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहां से भी हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अपने स्केल हम उनको दे सकते हैं, अपने जिसमें हम सक्षम हैं उन सब चीजों को उनसे साझा कर सकते हैं। ये जो म्यूचुअल गिव एंड टेक की रिलेशनशिप है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको लगता है नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है?
बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा ममता कि जिस तरह से कुवैत एक नए कुवैत बनने की बात कर रहा है, उसमें उसे काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जैसे कि हमने देखा है कि खाड़ी के कई देश हैं जो भविष्य की तरफ देख रहे हैं कि जब तेल के उनके जो रिसोर्सेज है वो जब कम होने लगेंगे, वो जब खत्म होने लगेंगे, तो किस तरह से अपनी इकोनॉमी को सस्टेन किया जाए। तो जब हमने देखा है कि यूएई टूरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही अन्य देशों की तरह कुवैत की भी अब यही मंशा है कि रिसोर्स तो एक तरफ है, लेकिन उसके अलावा किस तरह से एक्सपेंशन किया जाए। अगर बात की जाए अपनी इकोनॉमी की, तो टूरिज्म को लेकर एक बड़ी सोच रखता है कुवैत की। कहीं ना कहीं टूरिज्म को लेकर बढ़ावा दिया जाए। टूरिज्म के क्षेत्र में भारत में कई सारे, चाहे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स की बात की जाए या फिर मॉडर्न जो टूरिज्म की जगह है वहां पर, उसमें भारत के पास काफी महारत हासिल है। तो उसको लेकर भारत की कंपनियां वहां पर जा सकती है, भारतीय कंपनियों के पास बड़ा एक स्कोप रह सकता है। एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जो यहाँ पर एक बड़ा पोटेंशियल रखता है। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो कुवैत में 26 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। तो एक एजुकेशन सेक्टर एक बड़ा स्कोप रखता है। आईटी इंडस्ट्री में भारत एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभर कर आया है पिछले कई दशकों में। तो आईटी इंडस्ट्री को लेकर किस तरह से भारत और कुवैत के बीच में साझेदारी हो सकती है, किस तरह से कोऑपरेशन हो सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत एक बार फिर एक्सपर्ट है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ट्रेड, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कनेक्ट, तो ऐसे कई सारे क्षेत्र है जहां पर कुवैत ये उम्मीद रखता है कि भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट आए। और तभी कुवैती इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भारत में भी $10 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, पहली बार 2 बिलियन का आंकड़ा टच किया है। और ये 2 बिलियन को किस तरह से 20 बिलियन और 200 बिलियन बनाया जाए, ये सोच भारत और कुवैत के बीच में बन सकती है। इसके बीच में काफी ज्यादा बातें हुई है। पहले भी कई सारे ऐसे मैकेनिज्म है जो दोनों देश आपस में मिलकर बना चुके हैं, जिसमें काफी ज्यादा बढ़त हासिल हुई है पिछले सालों में। तो आने वाले अब कुछ घंटों में हम ये देखेंगे कि कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जाएंगे इन दोनों देशों के बीच में। कुवैत काफी एम्बिशियस देश है और भारत के साथ में स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी किस तरह से वो साझेदारी बढ़ाकर आगे जा सकता है। हमने देखा कल प्रधानमंत्री खुद अरेबियन गल्फ कप में गए थे, तो वहां पर किस तरह से स्पोर्ट को लेकर साझेदारी बढ़ सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन सब में किस तरह से कुवैत भारत की एक्सपर्टीज का फायदा उठाकर अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं साझेदारी दोनों देश अपनी बढ़ा सकते हैं। जी चलिए, अब बने रहे हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान भी बने हुए हैं। संजय भट्टाचार्य जी, जब द्विपक्षीय संबंध नए आयाम छूते नजर आते हैं तो हमने देखा है मल्टीलेटरल फोरा पर भी एक दूसरे का साथ, एक दूसरे को मजबूती देता है। जीसीसी की बात, यहाँ पे खाड़ी सहयोग परिषद की बात करना चाहूंगी। चूंकि कुवैत उसका अध्यक्ष है और अभी सितंबर में ही इसका पहले जॉइंट एक्शन प्लान तो आया ही है सामने, लेकिन विदेश मंत्री स्तर पर जीसीसी का जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग को लेकर भी सहमति बनी है, बैठक भी हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में जीसीसी के साथ भारत मिलकर काम कर रहा है और इसको एक व्यवस्थात्मक रूप से भी देखें तो और आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसा सितंबर में मीटिंग के बाद ये डिसाइड भी हुआ है। किन मायनों में कुवैत के साथ हमारे मजबूत होते द्विपक्षीय संबंध जीसीसी में भी हमारी सोच, हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं? आपने सही कहा है। जीसीसी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस इलाके में, और क्योंकि ये इलाका हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये कि द्विपक्षीय जो संबंध है उसके ऊपर हम लोग जीसीसी के साथ भी बहुत सहयोग करें। जीसीसी और एक अरब लीग भी है जिसके साथ हम लोग बहुत करीबी संबंध बना रहे हैं। जीसीसी के साथ, जैसे कि आपने जिक्र किया, पीछे दिनों में उसका ज्यादातर ट्रेड के मामले में हमारा कोऑपरेशन हुआ करता था और एक एफटीए का भी हमारा बातचीत शुरू हुआ है। लेकिन आज हम लोग ट्रेड से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जीसीसी के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट का भी, बायलैटरल एग्रीमेंट्स का, बायलैटरल कॉम्प्लीमेंटैरिटीज का भी हम लोग बात कर रहे हैं ताकि लॉजिस्टिक्स चेन से इंप्रूव हो, और ये सब से हमारा जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इसमें बहुत बढ़ोतरी होगी और हमारे जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम है, ये काफी बढ़ सकता है। दूसरा, हम लोग जीसीसी के साथ जो खासकर बात कर रहे हैं, ये हमारा जो मैन पावर वहां पे जाता है। कुछ देशों के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी एक समझौता कर चुके हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ, जिसमें हमारा मैन पावर का हम लोग और काफी हद तक इंटीग्रेट कर चुके हैं। हमारा जो ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म है उसको हम लोगों ने यूएई और सऊदी अरेबिया के प्लेटफॉर्म्स के साथ उसको इंटीग्रेट किया है। अभी बाकी 4 जो जीसीसी के सदस्य हैं
कुवैत उसमें शामिल है, उनके साथ हमारा बातचीत चल रहा है ताकि हमारा जो मैन पावर जाए उनको अच्छी तरह से जो नौकरी मिले वहां पे, उसका अच्छा सैलरीज मिले और वर्किंग कंडीशंस अच्छा रहे। तो यानी मिलकर हम जीसीसी के देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, विभिन्न मोर्चों पर काम कर रहे हैं। अंशु जी, इसमें आपकी भी टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि जब जीसीसी के साथ काम करने की बात होती है तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आगे काम किया जा रहा है। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा को लेकर, कृषि को लेकर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे वहां की जनता भी प्रभावित होती है। निश्चित तौर पर यदि हम जीसीसी और भारत के संबंधों और आगे के रोड मैप पर नज़र डालें तो मैं, संजय जी ने बहुत सारे बिंदु साझा किए, मैं उसमें 2 बिंदु और जोड़ना चाहती हूँ। एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाना है, और एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की स्थापना करना, ताकि बहुत सहजता पूर्वक जीसीसी के जो देश हैं और भारत के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स यदि हो जाते हैं रीजनल लेवल पे या बायलैटरल लेवल पर, और कुछ देशों के साथ भारत के हैं, तो इसको लेकर के आगे फिर बहुत सहजता से व्यापार और इन्वेस्टमेंट को एक नई गति प्रदान की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की दृष्टि से भी जीसीसी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान, जैसे कि मैंने कहा, कि जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से चीन अपने बीआरआई के माध्यम से इन तमाम देशों तक पहुंच चुका है और आगे तक पहुंच चुका है, चीन लैटिन अमेरिका तक पहुंचा हुआ हमें नजर आता है। तो भारत का ये एक लक्ष्य है, भारत का ये एक उद्देश्य है कि इन तमाम लाइक माइंडेड नेशंस के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाए, एक इस प्रकार के रूट को आगे बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए, जिसके माध्यम से व्यापार सहज हो सके। तो चाहे व्यापार हो, खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, इसको लेकर के जीसीसी और भारत मुझे बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर्स के रूप में नजर आते हैं। जी, और उम्मीद की जा रही है कि ये पार्टनरशिप और ज्यादा आगे बढ़ेगी, व्यापक होगी। लेकिन चंद्रशेखर, जब भी इस तरीके से हम जिस तरीके की व्यापक सोच को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जहां पर कुवैत और भारत साथ खड़े नजर आ भी रहे हैं और आगे भी नजर आएंगे, लेकिन वहां के मीडिया में किस तरीके से इन तमाम बिंदुओं को कवर किया गया है? कौन से ऐसे पहलू हैं प्रधानमंत्री के दौरे के जिन्हें वहां का मीडिया भी हाईलाइट कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कुवैत और भारत के संबंधों में जो कुवैत के रहने वाले प्रवासी यहाँ पर हैं, क्योंकि कुवैत की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधे के बराबर यहाँ पर भारतीय प्रवासी रहते हैं, भारतीय मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ की मीडिया भी काफी गर्मजोशी से जो प्रधानमंत्री की यहाँ की कुवैत की विजिट है उसको कवर कर रही है। कुवैत का जो रेडियो है उसमें हिंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया है अभी कुछ ही सालों पहले। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ की मीडिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण रखता है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कुवैत और भारत के संबंधों में, एक पहलू पे यहाँ पे मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो ये है कि अगर हम वेस्ट एशिया में देखें तो वेस्ट एशिया में इस वक्त पे काफी सारी दिक्कतें हैं, चाहे वो सीरिया की दिक्कत रही हो या उसके अलावा इजराइल का हमास से कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, इजराइल का हिजबुल्लाह से कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा हो। और कुवैत की जो स्थिति है, कुवैत की स्थिति इन देशों में काफी महत्वपूर्ण है, इस इलाके में कुवैत की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी कुवैत के अमीर से, कुवैत के क्राउन प्रिंस से, कुवैत के प्रधानमंत्री से, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी उसमें आएगा, कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा हो या पश्चिम एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, भारत की एक मुखर आवाज रही है। भारत पहला देश है, आप देखिए पिछले 1-2 साल में जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, भारत पहला देश है जिसने खुलकर कहा है कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है, समाधान सिर्फ बातचीत है, समाधान सिर्फ डिप्लोमेसी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले विश्व में ऐसे नेता हैं जो यूक्रेन भी गए थे, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, वो रूस गए थे, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, यहाँ तक कि जो पश्चिम एशिया की स्थिति है उस पर भी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री इस बात को लेकर मुखरता से कह भी चुके हैं कि चाहे वो गजा का संघर्ष हो या फिर वो हम यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध की बात करें, इस दोनों में इस तरीके की जो अस्थिरता और संघर्ष में जो माहौल है उसका हल होना चाहिए और इन प्रयासों को लेकर भारत भी सक्रियता से आगे बढ़कर इसमें अपना योगदान करना चाहेगा। लेकिन अक्षय, जब द्विपक्षीय वार्ताओं की हम बात करते हैं तो कुछ संकेत मिलते हैं प्रशासनिक अमलों से भी कि
कौन सी दिशा की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। बस अब से कुछ ही देर के बाद गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, उसके बाद हम देख रहे हैं प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताएं होंगी जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर चर्चा की जाती है, जिसके बाद एमओयूज आते हैं। लेकिन संकेत क्या मिल रहे हैं, किस तरीके का एक सकारात्मक माहौल वहां पर आपको दिख रहा है या ऊर्जा दिख रही है उस माहौल में, और खासकर वहां का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहां से भी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? जी ममता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। किस तरह से यहाँ पर अगर मैं कुछ हमारे दर्शकों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा यहाँ पर प्रधानमंत्री की विजिट को लेकर, तो सबसे पहली बात ये है कि जो भारतीय डायस्पोरा है, भारतीय जो समुदाय है यहाँ पर पिछले कई वर्षों से वो यहाँ पर सक्रिय है। सबसे बड़ा एक तरह से एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी की बात की जाए तो वो है, और तो उन्होंने एक तरह से भरोसा यहाँ पर कुवैती समाज के अंदर स्थापित किया है कि भारत मतलब भारतीय मतलब भरोसा, और इसीलिए जब भारतीयों का नाम यहाँ पर आता है तो भरोसे के साथ उससे जोड़ा जाता है। कभी यहाँ पर आप अगर बाहर जाकर कहेंगे कि आप भारतीय है तो लोग आपको काफी गर्मजोशी से आपका स्वागत करते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट को लेकर भी न सिर्फ यहाँ पर लोगों के बीच में काफी ज्यादा गर्मजोशी है, बल्कि कॉर्पोरेट हो, जो कुवैती इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हो, जो पहले से ही काफी रिकॉर्ड लेवल पे इन्वेस्टमेंट भारत में करता रहा है, वो उसको अंदेशे यहाँ पर ऐसे साइंस आ रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाया जाएगा भारत में लेकर। और कुछ जो मुख्य मुद्दे थे जो पिछली बार मैं बता नहीं पाया था, वो दो ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर ऐसे अंदेशा मिल रहा है कि उसको लेकर काफी ज्यादा बड़े कदम लिए जा सकते हैं। तो पहला है डिफेंस। दोनों देश काफी ज्यादा एम्बिशियस देश है। भारत की अगर बात की जाए तो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो काफी हिट है यहाँ पर। तो हम जिस होटल में रह रहे हैं या फिर हम जब बाहर जाते हैं तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है, चाहे वो टेक्सटाइल के हो या फिर टेक्नोलॉजी के हो, मोबाइल फोन तो उनमें आप जब मेक इन इंडिया देखते हैं तो काफी गर्व महसूस होता है। हमारे होटल्स की जो रुमाल तक है वहां पर भी अगर आप मेक इन इंडिया देखेंगे, आप जहां पर भी जाएंगे वहां भारत की छाप जरूर देखेंगे। तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको लेकर हो सकता है कि काफी ज्यादा बड़े कदम लिए जाए। डिफेंस को लेकर कुवैत अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में भारत के साथ वो कोऑपरेशन चाहता है। भारत चाहे वो फाइटर जेट्स हो, टैंक्स हो या फिर अन्य जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें काफी महारत हासिल कर चुका है। तो वो इंपोर्ट करने को लेकर एक तरह से समझौते बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर भारत कई कदम उठा चुका है, तो उसको लेकर भी कुवैत काफी इंटरेस्टेड है। कुवैत के जो कॉर्पोरेट्स है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की तो यानी अक्षय संभावनाएं अपार हैं, और इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने में ही एमओयूज का रोल महत्वपूर्ण रहेगा, जिस पर हमारी नजर भी रहेगी। फिलहाल चंद्रशेखर और अक्षय, आप दोनों का धन्यवाद करना चाहेंगे कुवैत सिटी से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने मेहमानों से अनुरोध करूंगी आप बने रहें हमारे साथ। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संजय भट्टाचार्य जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक भी जुड़े हुए हैं, साथ ही अंशु जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। लेकिन यहाँ पे अंशु जी एक बात, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब ऑयल एंड गैस की बात की जाती है तो हमने उससे पहले बात की कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन फ्यूल, बायोफ्यूल्स इत्यादि, ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि पर भी हमने बात की। लेकिन पेट्रोकेमिकल्स को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि 2025 तक अगर हम देखें तो हमारा 300 बिलियन तक का हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स को लेकर। और पेट्रोकेमिकल विजन कुवैत की भी रही है, 2040 को लक्ष्य मानकर वो आगे बढ़ रहा है। कहां तक आपको लगता है ये सामंजस्य दोनों देशों के बीच में नजर आता है? हाल फिलहाल की यदि हम स्थिति देखें तो बहुत अच्छा सामंजस्य और एक पार्टनरशिप और एक म्यूचुअल रोड मैप हम देख सकते हैं। क्योंकि 2020 में जो भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री थे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कुवैत की एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा की थी, और 2020 में दोनों ही देशों के बीच में पेट्रोकेमिकल्स को लेकर के और ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को और रेजिलिएंट बनाने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई थी। तो ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ये निरंतर इस बात का प्रयास कर रहा है कि तकनीक के माध्यम से
और साझा समझौतों के माध्यम से कैसे हम पेट्रोकेमिकल्स को लेकर के जो यूनिलैटरल लक्ष्य हैं दोनों देशों के, उनको कैसे कलेब्रेट करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें फिर हम नवीन बिंदु यदि जोड़ दें, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल स्पष्ट किए कि वे ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों ही देशों को एक पार्टनर के रूप में आगे देखते हैं। तो ये जो एक हमारा अभी पेट्रोकेमिकल्स का क्षेत्र है, ऑयल एंड गैस का जो हमारा कन्वेंशनल सेक्टर है, इसको लेकर के पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही देशों के बीच में एक बड़ा मोमेंटम बनते हुए हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अब जो ये हाइड्रोकार्बन का क्षेत्र हो गया या ग्रीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं जुड़ेगा। तो बायोफ्यूल्स की अलायंस की को हम यहाँ पर देख सकते हैं या सोलर अलायंस को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार की जो ऊर्जा के क्षेत्र हैं उनको कैसे एक अमालगमेट करके दोनों ही देश साथ आगे बढ़ सकें, और जो लक्ष्य हमने एक वैश्विक स्तर पर लिए हुए हैं ताकि हम अपने जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड हमारी इकोनॉमी है उसको धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ले जाएं। तो यहाँ पर एक शुरुआत से लेकर अंत तक कुवैत एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर हमारा साबित हो सकता है। जी संजय जी, यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की बात को जरूर सामने लाना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार देखते हैं जब व्यापार की बात होती है तो निवेश की बात होती है। भारत विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर 2047 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। जाहिर है कि हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और हम इस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए भी कह सकते हैं एक बहुत आकर्षक डेस्टिनेशन के तौर पर हम देख सकते हैं अपने आप को। बहुत सारे बड़े फंड्स हैं जो भारत में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर फ़ायदा भी हो रहा है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, क्योंकि वहाँ का जो सोवरेन फंड है, सबसे पुराना वेल्थ फंड है वो दुनिया का, लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास अभी उसकी वेल्थ है। भारत में भी $10 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर भारत की ओर से कुवैत में और कुवैत की ओर से भारत में आप क्या संभावनाएं देखते हैं? ये एक पॉइंट है जिसपे हम सोच सकते हैं कि काफी प्रोग्रेस होने की संभावना है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बहुत लंबे अरसे तक बातचीत चल रहा है। आज जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो उनके पोटेंशियल और बहुत ज्यादा है। आज का जो इन्वेस्टमेंट है ज्यादातर रियल एस्टेट और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो अभी एनर्जी सेक्टर में और शामिल हो जाए। और ये दोनों हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन एनर्जी और जो रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों में KIA कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का इंटरेस्ट है। वो लोग भारत में ये इन मामलों में आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है जो कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स, इनोवेशन सेंटर्स, ये सब के मामले में जो लेबोरेटरीज का टाई अप होता है, इसमें भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का संभावना है। तीसरा इन्वेस्टमेंट का संभावना है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में, और एक है इसमें मेडिकेयर जो कि अस्पताल और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरा है फार्मास्यूटिकल के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि गल्फ इलाके में हम लोगों ने एमिरात में ऑलरेडी काफी सारे फार्मास्यूटिकल प्लांट्स एस्टैब्लिश किया हुआ है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि गल्फ इलाके में और बढ़ाए, तो ये इंडिया से जो कुवैत जाएगा उसका जो टेक्नोलॉजी आएगा फार्मास्यूटिकल का, इसका बहुत पोटेंशियल है। और चौथा है एजुकेशन के सेक्टर में। मैं सोचता हूं कि हायर एजुकेशन जो कि टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में खासकर केंद्रित होगा, इसका बहुत पोटेंशियल है। IIT, IIMs का बहुत डिमांड है उस इलाके में। कुवैत ने खुद इसके बारे में मांग किया है। और एजुकेशन में एक और है जो कि हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से कुवैत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी से बदलाव में है, तो उनको नए नए स्किल्स का भी जरूरत होता है। तो ये ज्यादातर हाई लेवल स्किल्स है जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तो ये सब में भी हमारा काफी इन्वेस्टमेंट कुवैत में हो सकता है। जी अंशु जी, इसमें आप भी कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी तादाद प्रवासी भारतीयों की है, तो भारत की जो भी भूमिका इस क्षेत्र में कुवैत में रहती है उससे सीधे न केवल प्रवासी भारतीयों बल्कि कुवैतियों को भी बहुत लाभ होता है, और हमारे भारतवंशी वहां इस बात को साबित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम भारत की सॉफ्ट पावर को कल देख चुके,
और उसका आज हम आउटकम देखेंगे जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कुवैत का जो शिष्टाचार मंडल और राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ बात करेंगे तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण आउटकम्स आएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से एक बहुत बड़ा क्षेत्र मुझे नज़र आता है फार्मास्यूटिकल्स का या हेल्थ केयर का, क्योंकि आपको याद होगा कि जब कोविड-19 का काला घेरा पूरे विश्व पर छाया था तब पहली लहर के दौरान भारत ने 2 लाख वैक्सीन के डोजेस कुवैत को भेजे थे और दूसरी लहर के दौरान कुवैत ने 200 से भी ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजकर भारत की सहायता की थी। तो तब कुवैत ने स्पष्ट कहा था कि कुवैत भारत के साथ है और भारत ने कहा था भारत कुवैत के साथ है। तो एक फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के क्षेत्र में हम बड़े पार्टनर्स के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कई ऐसी आईटी कंपनियाँ और कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं जो कुवैत में अपने हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिश कर चुकी है। तो इसको लेकर के एक बड़ा काम हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पहले ही इसरो और हमारी जो CSIR जैसी एजेंसीज़ हैं वो कुवैती सरकार के साथ में काम कर रही है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र मुझे शिक्षा का नज़र आता है, क्योंकि भारत के 26 विद्यालय अभी हाल फिलहाल कुवैत में चल रहे हैं। इनमें 60,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कोप और स्किल डेवलपमेंट का यदि हम इसमें और क्षेत्र जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा स्कोप दोनों देशों के बीच में है आगे बढ़ने के लिए। और इसमें मैं उच्च शिक्षा को भी जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उच्च शिक्षा की दृष्टि से जब हम भारत के IITs को, IIMs को या हम सोशल साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ को भी देखते हैं तो भारत जो विकसित भारत की बात कर रहा है, भारत अपनी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा है, NEP 2020 को जब हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात का हमें बखान मिलता है, इस बात का हमें लक्ष्य मिलता है कि हम कैसे अपने लाइक माइंडेड नेशंस में जा करके उच्च शिक्षा के संस्थान स्थापित कर सकें और वहाँ से हम उच्च शिक्षा के संस्थान यहाँ लेके आ सकें। तो शिक्षा और हेल्थ केयर का क्षेत्र है, S&T का क्षेत्र है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और निश्चित तौर पर संस्कृति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों ही देश बहुत घनिष्ठता के साथ भारत की जो वर्कफोर्स वहाँ पर है, भारतवंशी जो रह रहे हैं, उनकी वजह से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी मुझे एक बहुत बड़ा स्कोप नज़र आता है कि दोनों ही देश इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी आगे बढ़ेंगे। जी, दूसरे क्षेत्र की बात करें उससे पहले संजय जी आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूँगी स्किल को लेकर। प्रधानमंत्री ने कल भी इस बात को सामने रखा कि अगर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत कुवैत को है तो हमारे पास स्टार्टअप्स हैं जो उनको इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हैं, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है जो उनके सहायता कर सकती है। ये जो स्किल डेवलपमेंट है बदलते वक्त के साथ, बदलती तकनीक के साथ, ये कितना महत्वपूर्ण बिंदु द्विपक्षीय संबंधों में भी आपको नजर आता है? जी, आज ये टेक्नोलॉजी का इरा है और टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि हमें कॉन्स्टेंटली रीस्किल अपस्किल करने की जरूरत है, क्योंकि जो पुराने प्रैक्टिसेस थे वो उसमें बहुत शीघ्रता से बदलाव आता रहता है और जो वर्कर्स होते हैं या प्रोफेशनल स्किल प्रोफेशनल उनको भी नए तरीके का ज्ञान होने का बहुत जरूरी है। इसलिए कॉन्स्टेंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो एक प्रैक्टिस हम लोगों ने चालू किया है हमारे स्किल इंडिया इनिशिएटिव में, इसके अंतर्गत हम लोग हमारे लोगों को चाहे वो बेसिक स्किल्स हो या बहुत हाई लेवल के स्किल्स हो उसमें हम लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और यही सारे स्किल्स क्योंकि कुवैत में भी काफी बदलाव आ रहा है तो उनको भी जरूरत होगा। हम लोगों ने देखा है कि काफी जगह में स्किल्स हम लोग अगर उसी जगह में करें जहां पे वो इस्तेमाल होंगे तो उसका लोकलाइजेशन के वजह से उसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता है। तो हम लोग इसलिए में भी स्किल सेंटर्स का स्थापना करने की सोच रहे हैं। इसका एक और फायदा होता है क्योंकि जब लोग स्किल्ड वर्कर्स के हैसियत से जाते हैं किसी दूसरे देश में काम करने के लिए। जी, यहाँ पे संजय जी आपको रोकना चाहूंगी, इस कार्यक्रम के बीच में यहाँ पर सीधे लिए चलते हैं त्रिपुरा के ढलाई में, जहाँ गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक संबोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, मेरे मित्र और यहाँ के लोकप्रिय सांसद, जिनके समय में ही एक ब्रू रियांग समझौता हुआ, ऐसे हमारे विप्लव देव जी, श्रीमती कृति देव बर्मन जी, हमारी सांसद महोदय, मेरे साथ आए हुए गृह सचिव महोदय तपन डेका DIV, यहाँ के विधायक चित्तारंजन देववर्मा जी, मुख्य सचिव त्रिपुरा, DPRND के महानिदेशक DGP त्रिपुरा
त्रिपुरा और आज भारत के इस दूर सुदूर क्षेत्र में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं धरती पर मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं ब्रू रियांग समझौते के तहत यहां पर एक गांव बसाया गया है, वो गांव को देखकर मैं यहां पर आया हूं। हादूकलाऊ क्षेत्र के अंदर 400 परिवारों को प्रस्तापित किया है। आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे अब तक के जीवन में जिस काम के संतुष्टि मिली है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे कुछ कामों में से ये काम है कि 38,000 ब्रू रियांग का सेटलमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन हमारा ब्रू रियांग भाई बहन जी रहे थे। एक बड़े शेड के अंदर अनेकों परिवार एक साथ रहते थे। ना शुद्ध पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना प्राथमिक शिक्षा थी, ना रोजगारी थी, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी। अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई पड़ा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस के शासन में बनती थी, जमीन पर नहीं उतरती। 1998 से पशु से भी बदतर जीवन जीने वाले मेरे ब्रू रियांग भाइयों बहनों के लिए हमने न केवल योजना बनाई, 900 करोड़ के खर्चे से 11 गांव बस चुके हैं और मैं आज खुद देखकर आया हूं। मैं त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री माणिक साव और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था जो कागज पर थी वो जमीन पर उतारी। 11 स्थानों पर बिजली पहुंची है, ईंटों की आंतरिक सड़क बनी है, ट्यूबवेल बनाकर जल शुद्धि कर पीने का पानी दिया है, घरों तक कनेक्टिविटी दी है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, सस्ता अनाज की दुकान से 35 किलो चावल हर परिवार को मुफ्त मिलता है, आंगनवाड़ी की स्कूल खुली है, स्वास्थ्य का केंद्र और आगे की पढ़ाई की स्कूल आज ही मैं खोलकर यहां पर आया हूं। और मित्रों, ये 11 कॉलोनियां आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, राशन कार्ड बनाए गए,
हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। भाइयों बहनों, मैं आज त्रिपुरा के लिए भी कुछ जरूर बात करना चाहता हूं। मैं 2017 में यहां आया था, पार्टी का अध्यक्ष था, 5 दिन रहा था और मेरी सभा में 6 लोग उपस्थित थे और मेंबरशिप 11 लोगों की हुई थी। और त्रिपुरा में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मेंबरशिप की, लोगों के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए और देखते 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 35 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम त्रिपुरा की जनता ने किया। और भाइयों बहनों, परिवर्तन क्या हुआ? जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, 2.5% लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलता था। आज 85% लोगों को घर में नल से जल देने का काम समाप्त हो गया है। जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, एक भी गरीब को मुफ्त राशन नहीं मिलता था। आज त्रिपुरा के 82% लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। त्रिपुरा के 80% लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी उठाती है। त्रिपुरा के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोड बने हैं, बिजली घर घर पहुंची है, शौचालय हर घर में पहुंचा है और शिक्षा का ड्रॉप आउट रेशियो कम कर हम त्रिपुरा का ड्रॉप आउट रेशियो 3% के नीचे लाने में सफलता की है और एनरोलमेंट जो 67% था वो 99 कारण त्रिपुरा से, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने 13 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 668 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास इनका हो रहा है। लेकिन साथ ही यहाँ पे इस अवसर पर ब्रू रियांग लोगों के विस्थापन के लिए, प्रतिस्थापन के लिए जो प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, उन्हें भी गृह मंत्री ने सामने रखते हुए ये बताया कि किस तरीके से 900 करोड़ के खर्च के साथ 11 गांवों में इन 38,000 ब्रू रियांग लोगों को बसाया गया है और ये ब्रू रियांग समझौते के तहत ये पहल की गई। लेकिन साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी, कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि किस तरीके से उनके कार्यकाल में योजनाएं तो बनती थी लेकिन ज़मीन पर उतरती नहीं थी, लोगों को मुफ्त राशन नहीं मिलता था, अनाज नहीं मिलता था। लेकिन आज 82% त्रिपुरा वासियों को चावल मिलता है, अनाज मिलता है। ये तमाम बातें कि किस तरीके से त्रिपुरा के विकास के साथ साथ वहाँ पे ब्रू रियांग के लोगों के लिए भी विकास को लेकर केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है वो ज़मीन पर भी नजर आ रहे हैं। और हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे की और प्रधानमंत्री के इसी कुवैत यात्रा पर चर्चा के लिए हमारे साथ संजय भट्टाचार्य जी और अंशु जोशी भी जुड़ी हुई हैं, जिनसे हम इस यात्रा के अलग अलग पहलुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होनी है जिसमें कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। यहाँ पर संजय भट्टाचार्य जी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि कुवैत, आज के कुवैत की हम बात करते हैं तो वहाँ भारत के बने हुए ऑटोमोबाइल्स नजर आते हैं, गाड़ियां नजर आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नजर आते हैं, टेलीकॉम के अलावा इलेक्ट्रिकल मशीनरी भी वहां नजर आती है। ये तमाम बातें जो दिखाती हैं कि जो भारत में बन रहा है वो कुवैत में उसका प्रयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में ये जो मेक इन इंडिया का जो नारा है, जो जमीन पर हम भारत में साकार कर रहे हैं,
कहां तक इस मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस सेक्टर को लेकर आपको लगता है कि हम सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं? ये एक बड़ा बिंदु हो सकता है। यहाँ पे माफी चाहूंगी आपको रोकना संजय जी, सवाल पे वापस आऊंगी, उससे पहले एक बार पुनः त्रिपुरा का रुख करेंगे सीधे प्रसारण के लिए, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। कर आदिवासी भाइयों के साथ कर हमने त्रिपुरा के अंदर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है। आने वाले दिनों में जो विकास का मार्ग मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, त्रिपुरा की बांग्लादेश के बंदरों के साथ जो एक्सेस स्थापित हुआ है, ये चटगांव के कारण इंडस्ट्री त्रिपुरा में आने लगेगी और मेरा त्रिपुरा देश के विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा, विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा। मित्रों, जब सरकार बनी तब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद मैंने प्रेस को कहा था कि मां त्रिपुरा सुंदरी का कम से कम मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। मां त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। मोदी जी और विप्लव देव दोनों ने मिलकर मां का भव्य मंदिर बन रहा है। थोड़े समय में पूरे दुनिया भर से यात्रिकों को यहां लाने वाला ये मां त्रिपुरा का स्थान, त्रिपुरा सुंदरी का स्थान बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, परंतु मैं यही कह रहा हूं, आजादी के बाद 35 साल बर्बाद हो गए। आपने कमल के फूल पर विश्वास रखा। पहले 5 साल हमने नींव बनाने का काम किया और अब माणिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई देखेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि त्रिपुरा पहले वाला त्रिपुरा है। इस तरह का परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, बिजली की सप्लाई हर गांव में हो रही है और पीने का पानी भी हर घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। मैं आज यहां पर केवल और केवल मेरे ब्रू रियांग भाइयों के पुनर्वसन को अपनी आंख से देखने के लिए आया था और आज मैं दिल, मन और आत्मा तीनों में बहुत बड़ा संतोष लेकर जा रहा हूं कि 40,000 लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। मैं सभी ब्रू रियांग भाइयों बहनों और विशेषकर वो बच्चे हैं जिनने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, वो सभी को उनके भविष्य के जीवन के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आइए, आप भारत के ही लोग हैं, मेन स्ट्रीम में शामिल होइए और अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करिए। फिर से एक बार ब्रू रियांग सभी भाइयों बहनों और बच्चों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। तो आप त्रिपुरा से देख रहे थे सीधा प्रसारण त्रिपुरा के धराई में, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक संबोधन प्रस्तुत कर रहे थे। एक बार पुनः रुख कर लेते हैं हमारी चर्चा का। हमारे साथ संजय भट्टाचार्य जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और अंशु जोशी जी मेहमान के तौर पर इस चर्चा में बने हुए हैं। संजय जी, आपसे मैं यही सवाल ले रही थी कि डिफेंस सेक्टर को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रेस वार्ता में इस बिंदु को रेखांकित किया था कि इस क्षेत्र में हमारा सहयोग और आगे बढ़ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि MOUs में भी इसकी झलक देखने को मिलेगी। आपका क्या आंकना है, क्या आकलन है कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया में हम जो कदम तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आज MOUs में भी वो देखने को मिलेगा? क्या सहयोग, क्या संभावनाएं देखते हैं आप इस क्षेत्र में? जी, आपने सही कहा। ये डिफेंस के क्षेत्र में हमारे पोटेंशियल बहुत है कोऑपरेशन के लिए। इसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि मैं जरा कहना चाहूंगा। पहला है कि हमारे दोनों देशों के बीच जो डिफेंस फोर्सेस है उनके बीच एक्सचेंजेस हो रहे हैं, एक्सरसाइजेस होने की संभावना है और हमारा जो पॉलिसीज है वो एक दूसरे के साथ और बेहतर जानने की कोशिश है। इसमें दूसरा यह है कि लॉजिस्टिक्स का जो बात है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं
तो वो एक दूसरे को इंटरऑपरेबिलिटी की बात भी होती है। वो जॉइंट एक्सरसाइजेस जब हम करते हैं उससे वो संभावना और बढ़ जाती है। तीसरा जो हमारा उस खाड़ी इलाके में और ईस्टर्न अफ्रीका के इलाके में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में। और इसमें हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, ताकि हम एक दूसरे का जो भी डेवलपमेंट्स हो उसके बारे में हम लोग पहले से जान सके। कोलैबोरेशंस जो होते हैं मैरीटाइम सेक्टर में, क्योंकि इसमें एक है कि पायरेसी की बात होती है जो कि खाड़ी इलाके में होता है, और दूसरा है क्योंकि इस इलाके में जरा जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, कुछ युद्ध भी चल रहे हैं, और उससे जो मैरीटाइम डेंजर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग अगर और कोलैबोरेट करें तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हम लोग कहते हैं, उसका जो अग्रीमेंट होता है। संजय जी यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर कुवैत में दिया गया है। ये झलकियां हम अपने दृश्य अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के दौरे पर आज दूसरा दिन और अंतिम दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक आधिकारिक रूप से स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
तो आप ये दृश्य देख रहे हैं कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे थे, जहां उनका बहुत गर्मजोशी के साथ शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया था और उसके बाद आज बाइन पैलेस में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया, जहां कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री को राष्ट्रगान की धुनों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब से कुछ ही देर के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौतों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री का ये दौरा जो 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा है और केंद्र में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला कुवैत दौरा, और इसलिए इस दौरे से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत संभावनाएं, बहुत अपेक्षाएं हैं और शीर्ष नेतृत्व के ओर से भी, चाहे हम प्लेटफॉर्म एक्स की बात करें या विभिन्न वक्तव्यों की बात करें, प्रेस स्टेटमेंट्स की बात करें, लगातार ये संकेत दोनों देशों की ओर से स्पष्ट रूप से सामने आता रहा है कि और नए आयाम दोनों देशों के रिश्तों के बीच जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय का आरंभ होगा। और अब जबकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है, प्रधानमंत्री, कुवैत के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का ये हैंडशेक जो बहुत कुछ दिखाता है, क्योंकि जिस गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाए जा रहे हैं ये दिखाते हैं कि दोनों ही देशों के शीर्ष नेतृत्व अब अपने संबंधों को और नई ऊंचाइयां देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ संजय भट्टाचार्य जी और अंशु जोशी जी भी जुड़ी हुई हैं विशेष मेहमान के तौर पर, और कुवैत सिटी से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी भी जुड़े हैं। इससे पहले मेहमानों का रुख करूं। चंद्रशेखर, बहुत संक्षेप में तैयारियां पूरी, अब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हो रही है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब कितनी देर में हमारे सामने पूरी डिटेल्स आ सकती हैं कि क्या MOUs पर हस्ताक्षर हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी डिटेल आने में करीब 2-3 घंटे का अभी समय लग सकता है, लेकिन जिस तरह की ये मुलाकात हुई है और डिप्लोमेसी में जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो काफ़ी मायने रखती है, और आपने यहाँ पे जो बॉडी लैंग्वेज देखी है उससे साफ साफ पता चलता है कि भारत और कुवैत के संबंध कितने मजबूत हैं। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के बीच में जो निजी संबंध हैं वो कितने मजबूत हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इसके बाद अब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी शीर्ष नेतृत्व के साथ, और उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से यहाँ पर भारतीय प्रवासियों की संख्या है, जिस तरह से कुवैत एक बड़ा ऊर्जा आपूर्ति करता है भारत के लिए, और कुवैत में शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की हम बात करें, कल जब प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि किस तरह से कोविड के वक्त पे कुवैत ने भारत को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई थी और भारत ने कुवैत को उस वक्त पे कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई थी, विभिन्न तरह के जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध करवाए थे। तो ये संबंध आज के नहीं है, ये पिछले अगर हम 3-4 साल की बात करें तो 3-4 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये संबंध काफी मजबूत हुए हैं। और आज जब मुलाकातें होंगी तो आप देखेंगे कि ये संबंध और मजबूत होंगे और दोनों देशों के बीच में जो आपसी साझेदारी है वो और मजबूत होकर निकलकर सामने आएगी। किन क्षेत्रों में दोनों देश और आगे बढ़ते हैं इसके लिए हमको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल संजय जी, जो चंद्रशेखर ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, ये जो हैंडशेक हमने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच देखा, आपने तो इस तरीके के दृश्य बहुत देखे होंगे, इसीलिए आपसे आकलन करना चाहेंगे, क्या बयां करता है ये हैंडशेक? क्योंकि हाथों की पकड़ और भाव दोनों बहुत कुछ बयां कर रहे थे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही पर्सनेबल लीडर है और वो जो बाकी देशों का नेता है उनके साथ एक बहुत ही पर्सनल घनिष्ठ रिलेशनशिप बना लेते हैं। और ये जो पर्सनल केमिस्ट्री एक होता है, इसका एक बहुत सहायता देता है जब हम लोग कोई बातों पे हम लोग समझौता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका ये एक संकेत है कि ऊपर का लीडरशिप में तालमेल बिल्कुल परफेक्ट है और जब हम लोग ऑफिशियल लेवल पे जब हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग आगे से बेझिझक आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक ऑल्सो संकेत है बाकी लीडर्स का भी रीजन में
कि दोनों देश दोनों नेता जैसे साथ मिले हुए हैं, दोनों देश वैसे ही साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जी अंशु जोशी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे जब बात बढ़ती है, पहले एक मुलाकात, हैंडशेक, औपचारिक हैंडशेक, कल भी हमने देखा किस गर्मजोशी के साथ शीर्ष नेतृत्व के द्वारा स्वागत किया गया था। अब जो हैंडशेक है, इसके बाद आगे बैठेंगे, बातचीत करेंगे और समझौतों को भी, उस पर हस्ताक्षर भी होंगे, सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर होंगे। क्या लगता है आपको, क्या कहानी बयां हो सकती है? निश्चित तौर पर दोनों देशों के दिल मिले हुए हैं, तो ये जो मिले हुए दिल हैं, ये हमें इस जिस तरह का हैंडशेक हुआ, जिस तरह की मुस्कान दोनों ही देशों के प्रधानों के मुख पर थी और जिस तरह का कंफर्ट लेवल दोनों के बीच में था, तो उससे हमको ये स्पष्ट हो जाता है। तो जो चंद्रशेखर जी ने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि कूटनीतिक टेबल पर फिर जब दोनों ही पक्ष सामने आते हैं और ऑफिशियली वार्तालाप करते हैं, कुछ MOUs को अंजाम देते हैं, तो उसके पीछे जो ये एक गर्मजोशी का संबंध है, ये बहुत कहीं ना कहीं महत्व रखता है और वो गर्मजोशी हमको देखने को मिल रही है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि भारत की सॉफ्ट पावर को, भारत के बहुत सुदृढ़ डायस्पोरा को हम कुवैत में देख सकते हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री ने कल 3 बिंदु भी हम सभी के सामने रखे, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन, तो वो जो ट्रेडिशन है, भारत की संस्कृति है, भारत का दर्शन है, वो हम कुवैत में बहुत अच्छे तरीके से स्थापित देख सकते हैं। और इसी के ऊपर अब जो आगे वार्तालाप होंगे कूटनीतिक और जो आगे MOUs हमारे सामने आएंगे, ट्रेड का क्षेत्र, इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है ममता जी। और मुझे लगता है कि IT सेक्टर को लेकर के भी कुछ बातें हो सकती हैं। और मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर हम बात कर रहे थे 1973 में, जब अरब इजराइल संघर्ष चल रहा था, तब कुवैत की ऑयल सप्लाई चेन और मार्ग बाधित ना हो, तब भारतीय नौसेना ने आकर के कुवैत की मदद की थी। और कुवैत की जो सरकार है हमेशा इस बात का मेंशन करना नहीं भूलती कि भारत ने किस तरह उस समय कुवैत की सहायता की थी। तो मुझे लगता है मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर के भी कुछ बड़ी बातें हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि आज का जो समय है, हम जिस प्रकार से अपने आसपास की स्थितियों को देख सकते हैं, मैरीटाइम कोऑपरेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और कुवैत को आगे बढ़ना भी चाहिए। जी, साथ ही यहाँ पर संजय जी एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप भारत आइए, कुवैतियों को भारत लेकर आइए, और जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, तो उसमें टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर के रूप में सामने आता है। भारत में तो अपार संभावनाएं हैं ही, दोनों देशों के रिश्तों के बीच भी इस टूरिज्म सेक्टर को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये तो जरूर महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि कुवैत और भारत का बहुत ही पुराना रिश्ता है। कुवैत के बहुत सारे लोग, उनका भारत में प्रॉपर्टीज हुआ करता था। कुवैत का अमीर जो है, उनका मुंबई में एक घर भी है, और जाना आना पुराना जो स्पाइस रूट था, ये कुवैत और भारत का, उस इलाके के साथ भारत का जो संबंध है, उसका एक प्रतीक है। आज वो प्रतीक नया दर्जे में आ चुका है। टूरिज्म एक है। आज जब लोग आते हैं, वो सिर्फ बारिश देखने के लिए नहीं आते हैं मुंबई, वो वहां पे बिजनेस के लिए आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आते हैं, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं सोचता हूं कि जो सॉफ्ट पावर है उसका भी आगे बढ़ेगा, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स का भी बहुत संभावना है। तो लोग जैसे आगे जाते आते रहते हैं। कुवैत का काफी ख्वाहिश है कि हमारा जो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट है उसमें हम लोग और बढ़ोतरी करें, ताकि और लोग एक दूसरे के बीच जा सके। इस पे भी समझौता होने की संभावना है। जी, कनेक्टिविटी को और आगे बढ़ाया जाए। जी, क्योंकि अब हम जानते हैं कि जो गंभीर मसले हैं, गंभीर बिंदु हैं, समझौते हैं, उन सब पर चर्चा लगातार आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इस कार्यक्रम में चलते चलते एक बार आपसे चंद्रशेखर जरूर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं, आप स्वयं वहाँ कुवैत सिटी में उपस्थित हैं, तो वहाँ के खान पान में, वहाँ के व्यंजनों में, वहाँ के एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के क्षेत्र की बात करें, किस तरीके की भारतीयता का एहसास आपको होता रहा है? बिल्कुल ममता, देखिए यहाँ पर जितने भारतीय उद्यमियों से मैं मिला हूँ, उनमें से कई सारे ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने भारतीय खान पान को यहाँ पर पहुँचाया है। यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट की उन्होंने चैन खोली है और भारतीय खान पान को यहाँ पर काफ़ी पसंद किया जाता है। इवन यहाँ के जो बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पर भारतीय खानसामे वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर भारतीय रेस्टोरेंट वहाँ पर मौजूद हैं, और कुवैत के जो लोग हैं उनको भारत का खाना भी काफ़ी उनको पसंद है। और साथ ही साथ अगर हम कल्चरल टाइज की अगर हम बात करें,
करें तो कुवैत और भारत के बीच में कई सारे मजबूत संबंध जो ऐतिहासिक दौर से रहे हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं। 1961 तक जो भारतीय रुपया है वो यहाँ पर लीगल टेंडर हुआ करता था, लेकिन 1961 के बाद वो नहीं था। कल प्रधानमंत्री जब भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत से कुवैत आने जाने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 43 साल लग गए। तो कुछ एक बीच का दौर रहा है जहां पर काम नहीं हो पाया, लेकिन पिछले 4-5 साल में काफी काम हुआ है। अभी कुछ समय पहले जब UNGA की बैठक चल रही थी न्यूयॉर्क में, वहां पर प्रधानमंत्री और कुवैत के शीर्ष नेतृत्व की वहां पर बैठक हुई। उसके बाद अभी इसी नवंबर-दिसंबर की हम बात करें तो जो कुवैत के विदेश मंत्री थे वो भारत के दौरे पर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। भारतीय विदेश मंत्री कुवैत के दौरे पर गए थे और भारत और कुवैत के बीच में कई तरह की जॉइंट कमेटीज बनी हुई हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से इन संबंधों को, इस साझेदारी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर काम कर रही हैं। तो इससे समझा जाता है कि ये संबंध काफी मजबूत हैं। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है वो है GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और इस वक्त पे कुवैत जो है वो GCC का अध्यक्ष है। GCC के जो विभिन्न देश हैं, चाहे हम UAE की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, ओमान की बात करें, बहरीन की बात करें, कतर की हम बात करें, इन सभी देशों में प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका है। एक कुवैत ऐसा देश था जहां पर प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हुआ था। और आज जब कल प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। लेकिन कल की जब हम बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान ज्यादा भारतीय समुदाय पर जा रहा है। लेकिन आप ये भी याद करिए कि कल यहां पर गल्फ कप फुटबॉल का भी उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री को वहां पर बुलाया गया था। तो ये संबंध किस तरह के हैं इससे समझा जा सकता है। और आज जब अभी मुलाकातें होंगी, इसके बाद जब आउटकम निकल के आएगा तो हम देखेंगे कि ये संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और आने वाले कई दशकों की ये संबंध, आज की जो मुलाकातें हैं, ये नींव रखेंगे। जी, तो इंतजार रहेगा जब इन MOUs को लेकर तमाम जानकारी हमारे सामने आएगी। फिलहाल मेरे दोनों मेहमानों का, संजय जी और अंशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद्रशेखर, कुवैत सिटी से भी हमारे साथ जुड़ने के लिए लगातार बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि DD न्यूज प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी पल पल की जानकारी आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। तो बने रहिएगा DD न्यूज के साथ। फिलहाल इस